बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, कल हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी और उसमें डिडक्टेबल अलाउंसेस कल पढ़ लिए थे और उसके बाद डेफिनेशंस कल पढ़ ली थी। कुछ डेफिनेशंस रह गई थी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन हो गई थी, नॉट फॉर प्रॉफिट की डेफिनेशन हो गई थी और चैरिटेबल पर्पस, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, टैक्स पेयर, मेरा ख्याल है ये पढ़नी है। सर जी, परमानेंट ट्रस्ट, यूनिट ट्रस्ट रह गई थी, ट्रस्ट की डेफिनेशन रह गई है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, प्रिंसिपल ऑफिस, ये डेफिनेशंस रह गई हैं। लो सर, हम शुरू करते हैं पहले परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट से। पॉज की। सर जी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या है? बेसिकली परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि आपका परमानेंट ठिकाना काम करने का, परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस, वो जगह जहां पर आपने कारोबार करना है, वो जगह जहां पर आपने कारोबार करना है, वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होता है। असल में हम लोग सीए कर रहे हैं, सीए करके ऑफिस बना लेंगे, ये ऑफिस हमारी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगा। एक बंदा बाहर से आया है यहाँ पर और वो अपना दफ्तर बना लेता है, वो अपनी फैक्ट्री खोल लेता है, वो अपना मीटअप के लिए, मीटिंग करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई जगह बना लेता है, सर वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट असल में कहते हैं उस पक्के ठिकाने को जहाँ पर आप मिल सकते हैं, जहाँ पर आप कारोबार करने के लिए अवेलेबल होते हैं। असल ये है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। Permanent establishment in relation to a person means a place of business through which the business of a person is wholly or partly carried on. Permanent establishment क्या है? ये वो जगह है जहाँ पर wholly या partly बिजनेस किया जाता है और इसमें शामिल क्या है? प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, जहाँ पर आप मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, आपकी ब्रांच हो सकती है, आपका ऑफिस हो सकता है, आपकी फैक्ट्री हो सकती है, आपकी वर्कशॉप हो सकती है, आपका गोदाम हो सकता है, आपकी दुकान हो सकती है, आपकी सेल्स एग्जीबिशन जहाँ पर परमानेंटली कर रहे हैं वो हो सकती है, सेल्स आउटलेट हो सकती है। क्या नहीं हो सकता? उसने कहा हाँ, एक्सेप्ट वेयर द ऑफिस एंगेजेस इन द नेगोशिएशन अदर देन लाइजन ऑफिस। हाँ, लाइजन ऑफिस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। लाइजन ऑफिस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। अदर देन अ लाइजन ऑफिस, एक्सेप्ट वेयर द ऑफिस एंगेजेस इन द नेगोशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, except where the office engages in the negotiation of contract. Sir, except where the office, liaison office permanent establishment नहीं है। हाँ, वो liaison office जहाँ पर परचेज कर रहे हैं वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं होगी, लेकिन वो liaison office जहाँ पर सेल के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी। तो भाई नतीजा ये निकला, लाइजन ऑफिस दो तरह के हैं, एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए।
सेल का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो लाइसेंस ऑफिस है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, और परचेज का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो लाइसेंस ऑफिस है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं। जी, लाइजन ऑफिस सेल एग्जीबिशन नहीं। सर जी इसकी एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक कंपनी है स्पोर्ट्स की डीगो के नाम से, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल चेन है स्पोर्ट्स की। पाकिस्तान से वो लेदर खरीदते हैं, इन्होंने यहाँ पर एक दफ्तर बनाया हुआ है, यहाँ से वो लेदर खरीदते हैं। अब सिर्फ लेदर की परचेज यहाँ से करते हैं, यहाँ पर ना बेचते हैं ना यहाँ पर प्रोसेसिंग है, सिर्फ यहाँ पर एक ऑफिस बनाया हुआ है जहाँ से वो परचेज की कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो क्या ये समझा जाएगा कि डीगो की यहाँ पर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है? द आंसर इज अच्छा जी, अगली बात, locations such as mine, oil or gas well or any other extraction site as well as agriculture or forestry property। सर जी आपकी कोई, आप जहाँ पर माइनिंग कर रहे हैं या गैस या ऑयल निकाल रहे हैं, या जहाँ पर आप एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट्री प्रॉपर्टी है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, कोई फर्नीचर का इदारा है जो लकड़ी निकाल रहा है एक जगह से, वो सारी जगह, वो ऑफिस, वो गोदाम आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो। वर्चुअल बिजनेस, एक तो है ना एक्चुअल में दुकान या दफ्तर होना, एक है कि एक्चुअल में दुकान या दफ्तर है ही नहीं, बल्कि क्या है, बल्कि वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस। दराज.pk में आप सेल करें, अब दराज कोई दुकान तो नहीं है, दराज तो एक वेबसाइट है यार, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, वहां पर आप सेल कर रहे हैं, तो ये वर्चुअल बिजनेस प्रेजेंस इन पाकिस्तान है, इंक्लूडिंग एनी बिजनेस where transactions are conducted through internet or any other electronic medium। ये वर्चुअल बिजनेस। अगर आप कहीं सुपरवाइजरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप कहीं सुपरवाइजरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं और supervisory activity for more than 90 days within any 12-month period at site for building, construction, installation or assembly। building, construction, installation और assembly project, इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए आप सुपरवाइजरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं और पिछले 12 माह में 90 दिन से ज़्यादा आपने काम किया है, तो ये आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी, ये आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी। 1 2 3 4 परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में क्या क्या शामिल है, डेफिनेशन लंबी है, इस स्लाइड में जो लिखा हुआ है जल्दी से एक बार पढ़ लीजिए। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। वो कहता है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, अपना दफ्तर खोल के अपनी फर्म शुरू कर देते हैं, वो जो दफ्तर होगा वो आपकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी, जवान होंगे, खुद काम कर रहे होंगे, थोड़ी सी उम्र बढ़ेगी तो लोग रख लेंगे, एम्प्लॉयज़ के ज़रिए काम कर रहे होंगे, फिर और उम्र बढ़ जाएगी, फिर एम्प्लॉय भी मैनी नहीं होंगे, तो आप सिर्फ काम लेंगे और आगे दूसरी कंपनीज को काम दे देंगे। बहरहाल जो आपने दफ्तर बनाया जहाँ पर आप खुद काम करें, या आप एम्प्लॉयज़ के ज़रिए काम कराएं, या आप किसी दूसरे बंदे का दूसरे लोगों के थ्रू काम करवा लें, दूसरे इदारे के थ्रू काम करवा लें, ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा।
एजेंट कौन होता है? एजेंट कौन होता है? एजेंट वो है who has the authority to conclude contract on behalf of another person. एजेंट वो है जिसके पास अथॉरिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करे ऑन बिहाफ ऑफ another person without significant changes, without significant changes, where the contract may involve the person's name, transfer of ownership of right to property, or provision of services. एजेंट जिसके पास अथॉरिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करेगा ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन विदाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस वेयर द कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व। सर जी मैं आपको एक एग्जांपल पिच करता हूँ। एक दिन आप एक कंपनी है जिसका नाम है KFC, केंटकी फ्राइड चिकन। पाकिस्तान में एक बंदे ने KFC से एजेंसी ले ली है पूरे पाकिस्तान की। अब पूरे पाकिस्तान में KFC का नाम वही इस्तेमाल कर सकता है। वो इवन जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो भी KFC पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड के नाम से करता है, और उसके पास ये अथॉरिटी भी है कि वो आगे इस फैसलाबाद में किसी को फ्रेंचाइज दे दे। पूरे पाकिस्तान की उसने ले ली ना, अब आगे फैसलाबाद में किसी और को दे दे। तो भाई हैज द अथॉरिटी टू कंक्लूड कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन विदाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस। कॉन्ट्रैक्ट में पर्सन का नाम होता है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप दूसरे बंदे के बिहाफ। अब KFC पाकिस्तान वाला खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, खुद ओनरशिप और राइट ट्रांसफर कर रहा है, खुद सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सर ये KFC की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट समझी जाएगी। दूसरे नंबर पे एक इदारा है, फॉर एग्जांपल पेंटीन। ये बना बनाया बोतल में पैक शैम्पू आता है। इन्होंने यहाँ पर एक गोदाम है, यहाँ से लोग गोदाम में वो माल आ जाता है, कंटेनर उतर जाता है, यहाँ से बेच देते हैं। ये लोग कुछ भी नहीं करते, ये सिर्फ ऐसे है जैसे स्टॉक मेंटेन किया हुआ है और चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं। ये भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो एक तरफ एक ऐसा बंदा जिसके पास अथॉरिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट करे, अपने नाम पर करे, ओनरशिप राइट और प्रॉपर्टी और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, और दूसरे नंबर पे मेंटेन स्टॉक ऑफ गुड्स फॉर रेगुलर डिलीवरी ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन विदाउट हैविंग सच अथॉरिटी। ये क्या है? ये एजेंट। एनी, और दूसरे नंबर पे एनी सिग्निफिकेंट इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड और प्रॉपर्टी दैट कैन जनरेट इनकम। ये अगला पॉइंट है, सिग्निफिकेंट इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड और प्रॉपर्टी दैट कैन जनरेट इनकम। ये है सर। सिग्निफिकेंट इक्विपमेंट जो इंस्टॉल किया है और प्रॉपर्टी जो कि इनकम जनरेट कर सकती है। सर जी इसकी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। फॉर एग्जांपल हमने कैंटीन एक बंदे को दी और उसने कैंटीन की जगह लेकर वहाँ पर एक पूरी कॉफ़ी की मशीन इंस्टॉल कर दी है जिससे वो सिग्निफिकेंट इनकम जनरेट कर रहा है। तो ये कैंटीन की ये वाली जगह उसकी क्या कहलाएगी? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाएगी। जहाँ पर बिजनेस किया जाता है वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, और वो बिजनेस आप खुद कर रहे हो या आपकी एसोसिएटेड एंट्री कर रही हो। यहाँ जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो जिस लोकेशन में हो, बाज़-औक़ात आपकी 10 ब्रांचेज हैं तो मल्टीपल लोकेशन में बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही होती है। तो भाई एनी बिजनेस एक्टिविटी कैरिड एट अ लोकेशन और अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस दैट कॉन्स्टिट्यूट complementary functions that are part of a cohesive business operation। बाज़ों का ऐसे भी होता है,
एक फैक्ट्री है, वहाँ पर जूस बन रहा है, एक दूसरी फैक्ट्री उसके साथ ही, वहाँ पर वो गत्ता बन रहा है जिसके अंदर जूस ने पैक होके बिकना है। तो जो गत्ता जहाँ पर बन रहा है, क्या वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है? यस। वो क्या काम कर रहा है? वो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ना यार। खाली जूस शॉपर में डालकर तो नहीं बेच सकते ना। जूस के लिए या बोतल होगी या गत्ता होगा या पैक होगा। सर समझ आ रही है? तो वो जहां पर वो वाला काम हो रहा है वो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट है। शायद पूरे 8 नंबर का तो ये सारा ना आए, लेकिन दरमियान से कोई भी चंक पूछ सकता है। एजेंट की सिर्फ बात पूछ लेगा, या वो ये पूछेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, या वो कौन कौन सी जगह है, या माइनिंग है, या वर्चुअल बिजनेस है, या सुपरवाइजरी एक्टिविटी बिल्डिंग इंस्ट्रक्शन वगैरह की है। उसके बाद से ये टोटल क्या है? ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। जल्दी से एक बार रीड कर लें थ्रू आउट, आगे चलता हूँ इसके बाद। प्रिंसिपल ऑफिसर वो बंदा जिससे बात की जाए तो ये समझा जाए कि हम इदारे से बात कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर, पार्टनरशिप में पार्टनर, कंपनी के केस में कंपनी का डायरेक्टर, या सेक्रेटरी, एजेंट, अकाउंटेंट, या कोई ऐसा बंदा जिसको नोटिस भेजने का मतलब है कि हमने उस इदारे को नोटिस भेज दिया। सर इसको प्रिंसिपल ऑफिसर कहा जाता है। अच्छा जी, और कौन सी डेफिनेशन रह गई? ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट। अच्छा, ट्रस्ट जो है बुनियादी तौर पे तो इसके उसके ऊपर पूरा कानून है, ट्रस्ट एक्ट। पहले तकरीबन जब हम लोग सीए कर रहे थे उस वक्त ट्रस्ट एक्ट सिलेबस में शामिल होता था। बी लॉ और सी लॉ, बी लॉ के सिलेबस में जहाँ पर कंपनी लॉ होता तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता था, वहाँ पर ट्रस्ट भी होता था। अब खैर वो उतना शामिल नहीं है, लेकिन जाहिर बात है अब इतनी 4-5 लाइंस के लिए जो वो स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको ये समझ आ जाए। हमारा सारी पॉइंट क्लियर करने की बजाय ये लाइंस को समझाना असल टारगेट है। असल में ना इसमें 3 पार्टीज होती हैं। एक का नाम होता है ट्रस्टी, एक का नाम होता है बेनिफिशियरी, और एक का नाम होता है ट्रस्टी है, बेनिफिशियरी है और ओनर ऑफ ट्रस्ट। एक स्टोरी सुनाता हूँ ताकि आप ये लाइनें अच्छे से समझ जाएं। सर जी, पैकेजेस वाले जो है उन्होंने एक पैकेजेस वालों ने एक पैकेजेस वालों ने एक स्कूल बनाया है नाबीना अफराद की तालीम के लिए, और उस स्कूल को चलाने के लिए एक मेजर साहब को रखा हुआ है। मेजर साहब वो स्कूल चला रहे हैं। मेजर साहब ट्रस्टी हैं। ओनर ऑफ द ट्रस्ट कौन है? जिसने एसेट सारे लगाए हैं, वो ओनर ऑफ द ट्रस्ट। बेनिफिशियरी कौन है? वो नाबीना अफराद। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये 3 लोग हैं बुनियादी तौर पे, ओनर ऑफ द ट्रस्ट, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। ओनर ऑफ द ट्रस्ट कौन है? जो मालिक है पैकेजेस वाले। ट्रस्टी कौन है? जो वो चला रहा है। बेनिफिशियरी कौन है? जिसके फायदे के लिए ये चलाया जा रहा है।
ट्रस्टी, बेनिफिशियरी और ऑनर ऑफ द ट्रस्ट। ट्रस्टी, बेनिफिशियरी और ऑनर ऑफ द ट्रस्ट। ऑनर ऑफ द ट्रस्ट। अच्छा, अब वो ट्रस्टी की क्या बात कर रहे हैं, ये एक ऑब्लिगेशन है जो नेक्स्ट कहते हैं अटैच को, जो मुंसलिक है। नेक्स्ट कहते हैं जो मुंसलिक है किसके साथ, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस reposed in and accepted by the owner, declared and accepted by the owner for the benefit of another or of another and the owner, and includes a unit trust. ट्रस्ट से मुराद है ऑब्लिगेशन जो अनेक्स्ड है ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी से, अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर। ऑब्लिगेशन एनेक्स्ड टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ये ऑब्लिगेशन है जो मुंसलिक है ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी से, अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, एतमाद किया जाता है, अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस रिपोज एंड एक्सेप्टेड बाय या डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय। कौन करता है एतमाद, ओनर। किसके फायदे के लिए, दूसरों के फायदे के लिए, और बाज़ उसका अपना खुद का फायदा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल पैकेजेस में कुछ खुद भी ना बीना अफराद है तो उनके लिए भी वो स्कूल है। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर और ऑफ अनदर एंड द ऑनर, और इसमें शामिल क्या है, इसमें यूनिट ट्रस्ट शामिल है, एंड इंक्लूड्स अ यूनिट ट्रस्ट, और इसमें यूनिट ट्रस्ट शामिल है। ट्रस्ट में ये सारी चीजें थी। सर ट्रस्ट की अगर मैं बात, यूनिट ट्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो unit trust means any trust under which the beneficial interests are divided into units such that the entitlement of the beneficiaries to income or capital are determined by the number of units held. यूनिट ट्रस्ट क्या है? ये एक ट्रस्ट है जिसके हवाले से बेनिफिशियल इंटरेस्ट को डिवाइड किया जाता है। सर जी इसको मैं समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दूंगा। यार एक होती है कंपनी, कंपनी में मलकियत के लिए जो चीज़ शो की जाती है उसे क्या कहते हैं? शेयर्स। अच्छा अगर कंपनी प्रॉफिट और जिसकी जितनी मलकियत हो उसको क्या कहा जाता है, उसकी कितनी है? शेयर होल्डिंग। शेयर्स हैं, शेयर होल्डिंग, कंपनी के शेयर्स हैं और शेयर होल्डिंग। फिर कंपनी के शेयर्स हैं और शेयर होल्डिंग। आगे चलते हैं और अगली बात है कि कंपनी का जितना प्रॉफिट होता है वो किस बेस पर तकसीम होता है? शेयर होल्डिंग के बेस पे। और कंपनी के जितने एसेट्स हैं वो किस बेस पर तकसीम होते हैं?
जब कंपनी खत्म हो जाती है तो कंपनी के एसेट्स भी जो है वो शेयर होल्डिंग की बेस पे तकसीम होते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक इदारा है यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट के अंदर क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। यूनिट ट्रस्ट के अंदर क्या होते हैं? यूनिट्स होते हैं। और जो शेयर होल्डिंग होती है वो यहां पर क्या कहलाती है? यूनिट होल्डिंग कहलाती है। शेयर होल्डिंग क्या कहलाती है? यूनिट होल्डिंग कहलाती है। और जो प्रॉफिट होता है वो किस बेस पर तकसीम होता है? यूनिट होल्डिंग की बेस पर। और जो एसेट्स होते हैं ये किस बेस पर तकसीम होते हैं? यूनिट होल्डिंग की बेस पर। यूनिट होल्डिंग की बेस पर एसेट्स तकसीम होते हैं। यूनिट्स सर, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, मालिकाना हकूक। तो यूनिट ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जिसमें मालिकाना हकूक को यूनिट्स में तकसीम किया जाता है, सच दैट द एंटाइटलमेंट ऑफ द बेनिफिशियरीज, जो बेनिफिशियरीज की एंटाइटलमेंट है इनकम की और कैपिटल की, वो किस बेस पर डिटरमिन की जाती है? नंबर ऑफ यूनिट हेल्ड, यानी यूनिट होल्डिंग की बेसिस पर। तो यार समझ आ गया? प्लीज एक बार इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन रह गई तो बताइए। सर रेजिडेंट वाला यूनिट अभी छोड़ें और इससे अगले यूनिट की तरफ हम आते हैं जो है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल, टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स रेट। सर जी सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेस, ये सारे हेड्स ऑफ इनकम को जमा करेंगे तो टोटल अमाउंट बनेगी। इसमें से डिडक्टेबल अलाउंस लेस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम बनेगी। यार ये पढ़ाया हुआ सारा आपको, यहां तक मैंने सारी बात आपको पढ़ा दी थी। आज बेसिकली मैंने ये बताना है कि टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं। टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी कैसे निकाली जाती है? तो भाई जब भी टैक्सेबल इनकम तक पहुंच जाए और टैक्स लायबिलिटी निकालनी हो तो आपने क्या देखना है? सबसे पहले ये देखेंगे वो टैक्सेबल इनकम है किसकी। क्या ये इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी है? ये इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी? इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी? इंडिविजुअल के बारे में मजीद देखेंगे तो देखेंगे क्या ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड। क्या ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड? टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी और टैक्सेबल इनकम में इंडिविजुअल, एओपी और टैक्सेबल इनकम में पहले क्या देखा जाता है? सबसे पहले ये देखा जाता है कि टैक्सेबल इनकम में इंडिविजुअल है, एओपी है या कंपनी। और अगर वो इंडिविजुअल है तो फिर मजीद देखा जाएगा वो सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। सर कैसे पता चलेगा कोई सैलरीड है या नॉन सैलरीड है? सर अगर उसकी इनकम अंडर द हेड सिर्फ सैलरी इनकम हो तो वो सैलरीड है। सैलरी के अलावा भी इनकम हो तो नॉन सैलरीड है। सर पता कैसे चलेगा? वो कहता है भाई अगर इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन 75%,
अगर इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम 75% से ज्यादा हो तो वो पर्सन सैलरीड पर्सन कहलाता है। इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन 75%, तो ऐसे पर्सन को सैलरीड पर्सन कहा जाता है। इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम कितनी हो, 75% से ज्यादा। इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इज ग्रेटर देन 75%, तो ये सैलरीड पर्सन कहलाएगा। सर स्टेप 3, आइडेंटिफाई द स्लैब एंड कैलकुलेट टैक्स। सर पहले स्टेप 2 को एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि वो मजीद क्लियर हो जाए। सर जी यहीं पे ही चलते हैं। सैलरी है 100 रुपए की, प्रॉपर्टी है 150 की, बिजनेस है 50 का, कैपिटल गेन अदर सोर्स नहीं है, और ज़कात पे की है लेट से 25 रुपए की। सर टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, कितनी हो गई सर जी, 275। अब आपको ये देखना है कि ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। इनकम अंडर द हेड सैलरी है 100, टैक्सेबल इनकम है 275, कितना आ गया, 100 डिवाइड बाय 275 कितना आ गया सर जी, 36.3। तो ये क्या हो जाएगा सर जी, ये 36% है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सैलरीड। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस आ गया, डिडक्टेबल अलाउंस लेस करेंगे, टैक्सेबल इनकम आ गया, ये नॉन सैलरीड आ गया। सर जी आगे चलते हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी था 300, प्रॉपर्टी था 100, ना बिजनेस था, ना कैपिटल गेन था, ना अदर सोर्स था। जी 100 का 25 था और 400। सर जी ज़कात दी है इसने 100 रुपए की, टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई, 300। लेट से इनकम फ्रॉम बिजनेस भी शामिल कर देते हैं 100। हाँ जी आप बताइएगा टैक्सेबल कितनी हो गई, 400। अब ये पर्सन सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, 300 डिवाइड बाय 400, जी 75%। बताइएगा ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड है, सैलरीड है या नॉन सैलरीड है। सर जी मेरी बात देखिए, इसने बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, अगर 75% से ज्यादा हुआ तो ही सैलरीड होगा, अगर 75% से ज्यादा हुआ तो ही सैलरीड होगा। तो भाई इसको कहा जाएगा कि ये क्या है,
नॉन सैलरीड है। वो पॉइंट पिक कर गए हो। एक बंदा है जिसकी सिर्फ बिजनेस इनकम है 700 रुपये, तो ये तो कंफर्म नॉन सैलरीड होगा। और एक बंदा है जिसकी सिर्फ सैलरी इनकम है 700 रुपये, तो ये तो अंडरस्टूड है सैलरीड होगा। वो पॉइंट समझ आ रहा है? तो भैया मैंने पहला स्टेप टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी की तरफ जाने का ये बताया कि ये देखिए इंडिविजुअल है, एओपी है, यहाँ कंपनी। और दूसरे स्टेप में क्या बताया, ये देखें कि ये सैलरीड है, यहाँ नॉन सैलरीड है। चूंकि सैलरीड बंदा कौन होता है, इसकी इनकम अंडर द हेड सैलरी डिवाइड बाय टैक्सेबल इनकम ग्रेटर देन 75%। स्टेप नंबर 3, आइडेंटिफाई द स्लैब एंड कैलकुलेट टैक्स। सर आपने हमें सैलरीड नॉन सैलरीड के चक्कर में क्यों डाल दिया है, क्या जरूरत थी इसकी? सर इसका जवाब यह है कि भैया सैलरीड का टेबल अलहदा है, नॉन सैलरीड का टेबल अलहदा है। आपकी किताब में पेज नंबर 53 पर टेबल बने हुए हैं। सैलरीड का टेबल अलहदा होता है, नॉन सैलरीड का टेबल अलहदा होता है। तो याद रखिएगा, आपको सैलरीड नॉन सैलरीड को अलहदा करना पड़ेगा, क्योंकि सैलरीड पे टैक्स और टेबल से देखकर लगाना है, नॉन सैलरीड से टैक्स और टेबल को देखकर लगाना है। सर जी टेबल के ऊपर क्लियरली लिखा होगा इंडिविजुअल नॉन सैलरीड, इंडिविजुअल नॉन सैलरीड, और यहां पर लिखा होगा इंडिविजुअल सैलरीड। लेट से अगर कोई पर्सन सैलरीड है, अगर कोई पर्सन सैलरीड है और उसकी इनकम 9 लाख है सालाना, ये महीने की इनकम की बात नहीं कर रहा, साल की इनकम की बात कर रहा हूं, तो आप बताइए इस पे कितना टैक्स लगेगा? अगर उस इंडिविजुअल है, सैलरीड है और इनकम 9 लाख है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लैब्स आइडेंटिफाई करेंगे कि 9 लाख किस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। सेकंड ब्रैकेट में ये लिख दिया 9 लाख। उसने कहा 5% ऑफ एक्सीडिंग 6 लाख, यानी 9 लाख माइनस 6 लाख, 9 लाख माइनस 6 लाख का 5%। जी वो मुश्किल तो नहीं लग रहा, इस तरह से निकलता है। अगर एक बंदे की इनकम है 35,70,000, इंडिविजुअल है, सैलरीड है, क्या करेंगे, सबसे पहले इंडिविजुअल है, सैलरीड है, तो टेबल से देखेंगे कि ये किस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है। 32 लाख है और 41 लाख है, किस ब्रैकेट में फॉल कर रहा है, 3570 इस ब्रैकेट में ही फॉल कर रहा है ना जी, 35,70,000। अब क्या करेंगे, ₹4,30,000 तो है, प्लस 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 32 लाख। जी 3570 माइनस 32 लाख, इसका कितने परसेंट, 30%। जी 35,70,000 माइनस 32 लाख का 30% लेंगे और इसमें 4,30,000 ऐड कर देंगे। जी 5 लाख 541,000। और मुश्किल तो नहीं लग रहा? अगर किसी की इनकम 55,35,000 है, जी क्या करेंगे, इंडिविजुअल है, सैलरीड है, कौन सा स्लैब होगा, सबसे लास्ट 55
35,000। इसमें क्या करेंगे, 7 लाख प्लस 55,35,000 माइनस 41 लाख इंटू 35%। जी जी 12 लाख जी सर जी। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा। सैलरीड पर्सन की टैक्सेबल इनकम आपके सामने है, आपने टैक्स लायबिलिटी निकालनी है तो ये टेबल से देखकर निकालनी है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये टेबल याद करना है सर। द आंसर इज ये टेबल पेपर में गिवन होता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं होती, इसको याद करने की जरूरत नहीं होती। सर आपके सामने ये सब कुछ आ 10% on gross tax liability for income exceeding 10 million. A surcharge shall also be payable by every individual, including salaried and AOP, at the rate of 10% of gross tax liability, where taxable income exceeds rupees 10 million. हाई अर्नर सरचार्ज की क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है अगर कोई बंदा जिसकी इनकम 10 मिलियन से भी ज्यादा होगी उस पर हाई अर्नर सरचार्ज लगेगा। कितना, जितनी लायबिलिटी आएगी उसका 10% मजीद। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसकी सैलरी है 12 मिलियन, लेट से 12.5 मिलियन उसकी सैलरी, इस पे टैक्स कितना बनेगा भाई? ज्यादा से ज्यादा स्लैब हमारे पास यही है ना आखिरी, 125000000 माइनस 41000000, इसका 35%। जी 125000000 माइनस 41000000, इसका 35% प्लस 7 लाख। जी 36400000। सर जी ये लग गया। अब बेसिकली इसकी इनकम चूंकि 10 मिलियन से ज्यादा है तो इस पे क्या लगना है, हाई अर्नर सरचार्ज लगना है। हाई अर्नर सरचार्ज कितना होगा, जितनी लायबिलिटी निकली है उसके 10% के बराबर। तो भाई 36400000 का 10% लीजिए, 10% का आसान तरीका होता है आखिरी जीरो खत्म कर दो, 364000, और इसकी लायबिलिटी कितनी बनेगी टोटल, जी 400400, यही है। सर आपने गौर किया हाई अर्नर सरचार्ज का क्या करना होता है, हाई अर्नर सरचार्ज मैंने अभी तक आपको सैलरीड के सारे केसेस करवा दिए और हाई अर्नर सरचार्ज बढ़ा दिया। अब जरा चलते हैं नॉन सैलरीड की तरफ।
नॉन सैलरीड पर रेट वैसे ही अप्लाई होना है, नॉन सैलरीड पे रेट वैसे ही अप्लाई होना है। सर जी अगर ये नॉन सैलरीड हो और इसकी इनकम 9 लाख हो तो टैक्स कितना बनेगा? सबसे पहले देखा इंडिविजुअल है, फिर देखा नॉन सैलरीड है, नॉन सैलरीड देखा तो स्लैब आइडेंटिफाई किया, स्लैब नंबर 2 ही बन रहा है और टैक्स कितना बन रहा है? 9 लाख माइनस 6 लाख, इसका 15% जी 45,000। 35,70,000 का ही कही थी अगली अमाउंट। जी सर स्लैब आइडेंटिफाई करेंगे, 16 से 32 भी नहीं है, स्लैब नंबर 5 है, 35,70,000 है और हमने क्या कहा था? 35,70,000 माइनस 32 लाख। वो कहता है 32 लाख से जितना ज्यादा है उसका 40% ले लो और बाकी उससे पहले वाले का 6,50,000 ले लो। जी बताइएगा। 798,000 और अगर ये 12,50,000 मिलियन है, 12.5 मिलियन है तो इस पे कितना टैक्स लगेगा? हम जनाब स्लैब नंबर 6 पे आ जाएंगे। 1610,000 प्लस 125,000 माइनस 56,000 इसका 45%। जी फोर 715,000। सर क्या बात यहाँ पर खत्म हो गई है? नहीं, हाई अर्नर सरचार्ज 10 मिलियन से ऊपर वाले पे लगना ही लगना है, चाहे वो सैलरीड हो चाहे वो नॉन सैलरीड हो। जी सर 471500 जी टोटल कीजिएगा। 5186,500 5186,500 5186,500। मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? इस तरह से सर टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको ये सारी बात समझ आ गई कि कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई कंफ्यूजन हो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। चलो सर जी इंडिविजुअल सैलरीड भी पता चल गया, नॉन सैलरीड भी पता चल गया। आइडेंटिफाई द स्लैब एंड कैलकुलेट टैक्स। आइडेंटिफाई द स्लैब एंड कैलकुलेट टैक्स, ये सारा हमने कर लिया। अब आ जाए एओपी की तरफ। सर एओपी के बारे में सिर्फ सीधी सी बात है यार, जो इंडिविजुअल नॉन सैलरीड के साथ करोगे ना वही एओपी के साथ भी कर देना। जो इंडिविजुअल नॉन सैलरीड का रूल होता है
वो एओपी पर भी अप्लाई होता है। ये देखो ये लिखा हुआ है, इंडिविजुअल नॉन सैलरीड का जो रूल होता है वो एओपी पर भी अप्लाई होता है सर। इंडिविजुअल नॉन सैलरीड और एओपी के लिए रेट भी बिल्कुल सेम है। समझ गए? हाँ, एक एओपी में वैरायटी है। कुछ यार एओपी में जब भी कहूँ ना तो अनलेस कोई स्पेसिफिक बात ना करूँ तो एओपी का मतलब पार्टनरशिप होता है। उसको पार्टनरशिप समझें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। हाँ, वो कहता है कुछ ऐसी पार्टनरशिप्स हैं, कुछ ऐसी एओपीज हैं कि इफ एन एओपी इज अ प्रोफेशनल फर्म that cannot incorporate due to legal or regulatory rules, tax rate of 45% listed in slab 6 shall be reduced to 40%। कुछ ऐसी पार्टनरशिप्स होती हैं जिनको लॉ कहता है कि आप कंपनी के तौर पे रजिस्टर नहीं हो सकते, जैसा कि सीए फर्म। जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इनकी आपने फर्म्स ही सुनी है ना, बिग 4 फर्म्स होती हैं, सारी फर्म्स होती हैं, ये कंपनी के तौर पे रजिस्टर होती नहीं। लॉ फर्म्स कंपनी के तौर पे रजिस्टर, अच्छा लॉ ने कह दिया कि ये कंपनी के तौर पे रजिस्टर नहीं होंगी बल्कि ये सिर्फ एओपी ही रहेंगी। इस केस में जब ये रजिस्टर हो नहीं सकती, इस पे टैक्स कितना लगेगा? वो कहता है स्लैब 6 में इस 45% की बजाय क्या कर दो, 40 कर दो, बाकी सब कुछ ही। अगर एक एओपी है, अगर एक एओपी है, अगर एक एओपी एक प्रोफेशनल फर्म है दैट कैन नॉट इनकॉर्पोरेट ड्यू टू लीगल और रेगुलेटरी रूल्स, टैक्स रेट उस पर कितना लगेगा? 45% की बजाय 40% लगेगा। टैक्स रूल कितना लगेगा? 45% की बजाय 40% लगेगा स्लैब नंबर 6 में। बस ये मेजर डिफरेंस है। फिर बोल रहा हूँ, एओपी जिनको कंपनी के तौर पे रजिस्टर होने की इजाज़त नहीं है, अगर वो एओपी हो, एओपी के तौर पे काम करके पैसा कमा रही हो, तो उनका मैक्सिमम रेट 45% नहीं होता बल्कि 40% होता है। एग्जाम्पल लीजिए, एक एओपी है जिसने 14.4 मिलियन कमाया है और एओपी इज नॉट, एओपी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज ए कंपनी। बताइए लायबिलिटी कितनी बनेगी? बताइए लायबिलिटी कितनी बनेगी जी? सर जी कर लिया, मुझे बताते हैं कि टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी 14.4 मिलियन की। सर जी हमने क्या करना था? 14.4 मिलियन माइनस 5600,000,000, इसका कितने परसेंट? शाबाश 40% प्लस 1610,000,000। जी आंसर बताइएगा। 5,3,5,1,3,5,1,3,0,0,000, यही निकाला है आप सबने? गलत है। हाई अर्नर सरचार्ज, हाई अर्नर सरचार्ज नहीं लोगे भाई। शाबाश, 5,1,3,0,0,000 करके इसको ऐड करके आप फाइनल फिगर बताइए।
564300। ओ भाई मुश्किल तो नहीं लग रहा, इस तरह से करना था। और सबसे लास्ट, अगर कंपनी हो तो रेट कितना लगेगा? 29% फ्लैट। 29% फ्लैट। सर जी मैंने आपको टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी की सारी बात बता दी। एक छोटा सा कंक्लूजन आपके साथ डिस्कस करना है, जरा अकल कायम रखना, अप्लाई कर पाओ ये जो पढ़ा है। सर जी आपने गौर किया कि रेट्स का सीन ये है कि इनकम कम होती है तो टैक्स कम होता है, इनकम बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता रहता है, इनकम एक खास लेवल से बढ़ती है तो टैक्स और बढ़ता 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 रहता है। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सैलरीड में भी यही है। एक सवाल वो आपको कहता है कि एक बंदे की इनकम बहुत बढ़ गई है, उस पर 40% टैक्स लग रहा है, क्या उसको, एक बंदे की इनकम बढ़ गई है, क्या उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर करा लेना चाहिए? क्योंकि कंपनी में सीधा सीधा 29% टैक्स लगना। आपने देखना है यार, देखो अगर उसकी इनकम फॉर एग्जाम्पल इतनी है कि उस पर टैक्स 29% से ज्यादा बन रहा है, तो क्या बेहतर है कि वो कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो जाए। सर अगर आपकी इनकम काफी ज्यादा है तो फिर आपके लिए कंपनी के तौर पे रजिस्टर होना बेहतर है, अदरवाइज इंडिविजुअल या एओपी के। तो अगर आपकी इनकम कम है तो कंपनी के तौर पे रजिस्टर होने का नुकसान है, क्योंकि कंपनी की इनकम, आपकी इनकम 10 लाख भी होगी तो कंपनी ने 29% लगा देना। और सर समझ आ रही है? आपकी इनकम 10 लाख भी होगी तो कंपनी ने 29% लगा देना। तो भाई टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन की सारी बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। सर यहां पर मैं अपनी आज की बात खत्म कर रहा हूं। इंशाल्लाह कल अगला कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पर्सन। जितना करवा रहा हूँ मेक श्योर करें कि ये साथ साथ करते रहें। आज के लिए इतना ही था। एक प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको 10 एक एग्जांपल दूंगा जो आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा कि ये सारी टैक्सेबल इनकम है, आपकी टैक्स लायबिलिटी निकालिए, वो आप 10 से करके लाएंगे। ग्रुप में देखिएगा व्हाट्सएप आया होगा, वो वाले निकालें और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट। डन सर जी, थैंक यू।